रेडी पटरी संघ की न्यूज। मैं इस समय खानपुर जय कॉलोनी में हूं और मेरे साथ हैं भाई राजू टांग, सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई स्पेशलिस्ट। ये आपको बताएंगे दिल्ली सरकार की सच्चाइयाँ और काम करने का तरीका। राजू जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजू भैया जी, आप बहुत दिनों से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसी मुझे जानकारी मिली, आपको क्या जानकारी मिली आरटीआई के थ्रू जो जल बोर्ड से संबंधित रही और डीटीसी से संबंधित? मैं दरअसल मेरी जल बोर्ड से तो हमारी संबंधित रही। मैं आरडब्ल्यू का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ अपनी कॉलोनी से। उसी दौर हमारे इधर कई दिनों से, बहुत पहले से गंदा पानी आ रहा था। हमने इसे बहुत सारी कंप्लेन करी, लेकिन इसी दौरान आपके यूट्यूब के माध्यम से हमारी कंप्लेन, जो कॉलोनी की कंप्लेन इधर जल बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंची। इसमें हर बार आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त जी ने रोड़ा अटकाया। जब काम करें तो इन्हें रोक दो कि मेरे पास आए तब मैं काम के लिए बोलूं, तब किधर से काम कराया जाए। और हमारे इधर के जो कार्यकर्ता और कॉलोनी वासी कंप्लेन पे कंप्लेन देते रहे, लेकिन कार्य नहीं होता था। फिर आपके माध्यम से हमारी ये कंप्लेन उनके अधिकारियों तक पहुंची, उच्च अधिकारियों तक। तो उस दौरान यहाँ पे लाइन चेंज हुई, कुछ लाइन चेंज हुई। उसको भी अजय दत्त जी ने रोड़ा अटका दिया और कहा कि यह कार्य जो बाकी कार्य होना था, जो रोड फिनिशिंग और जो लाइन की ज्वाइन करना, इसको रुकवा दिया गया और कहा जब इलेक्शन होंगे तब ये करवाना। दरअसल मैंने कुछ ही दिन पहले एक आरटीआई लगाई थी 5/9/22 को, जिसमें मैंने पूछा गया कि अंबेडकर नगर के विधायक ने खानपुर कॉलोनी व अंबेडकर नगर में कहाँ क्या क्या कार्य करा, उसकी पूर्ण जानकारी दी जाए। उसके पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं था कि वो गिनवा सके कि मैंने खानपुर कॉलोनी में यहाँ पे विधायक फंड से 1 रुपया भी लगाया है। इसी दौरान मैंने जब उनसे बात करी कि भाई आपने कोई काम करा, तो उन्होंने, उसके कार्यकर्ता आते थे बरसाती मेंढक बनकर, फिर वो निकल जाते थे। जब उनको वोट मांगना हो तो आएंगे। और इधर खरीद फरोख्त करते थे कार्यकर्ताओं की। और जो लेडीज है, आजकल बेरोजगारी है इतनी कि उन्होंने उनको ले जाया, झंडा उठवाया और फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर दिया। और जब जाए हम काम के लिए बोलना, तो कहते भाई उधर के कॉलोनी वासी तो पैसे में काम करते हैं। ग्रीन टैक्स के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए गए, मैंने वो भी आरटीआई में पूछा कि हमारी जो दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को, अब देखो जब से केजरीवाल की सरकार आई, तब से उन्होंने दिल्ली में घुसने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स के नाम पर, पोल्यूशन के नाम पर एक टैक्स लेना चालू करा, जिससे हर दिल्ली में घुसने वाली गाड़ी पर अगर कोई भी सामान लेके आती है गाड़ी, तो उसमें कम से कम उसे 1 रुपया महंगा पड़ता है दिल्ली वासियों को। कारण कि 1400 रुपए का ग्रीन टैक्स जिस गाड़ी पे लगेगा, तो वो टोटल जो अगर उसकी कैपेसिटी देखी जाए, मार्केट पे भार पड़ेगा और महंगी हो जाएगी। अब मैंने जब आरटीआई लगाई तो उसमें टोटल जो मेरी आरटीआई लगाई थी, ये भी मैंने 5/9/22 को लगाई, उसमें पता चला मुझे कि टोटल 281 करोड़ रुपए इन्होंने 281 करोड़ रुपए इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम पे वसूले। लेकिन आज भी दिल्ली की वही अवस्था है जो कि पहले से बद से बदतर हो गई। ना दिल्ली के रोडों की सफाई होती, उससे जो उड़ने वाली धूल, उससे पोल्यूशन बढ़ गया। और जो धुआं के नाम पे लिया गया टैक्स, उससे कॉलोनी दिल्ली वासियों के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ गया। जो ब्रेड लेके आ रही है, नोएडा में फैक्ट्री दिल्ली में रही नहीं, कहीं से भी गाड़ी बाहर से अगर कच्चा सामान आता, पक्का सामान आता, उस पे 1 रुपए का फर्क पड़ ही जाता है। कारण ग्रीन टैक्स। और जो ग्रीन टैक्स के नाम पे पैसे वसूल किए गए, वो कहाँ खर्च हुए? अब मेरे पास जो इन्होंने आरटीआई लगाई, जिसका ये रहा मेरा पास, उसके आधार पर इन्होंने बताया गया कि हमने ये ग्रीन टैक्स का पैसा वॉलंटियर में खर्च कर दिया, जो कि इन्हीं के कार्यकर्ता थे। अपने कार्यकर्ताओं को ही वॉलंटियर दिखाकर उसमें बंदरवाट कर दी गई। इससे एक तो दिल्ली का ट्रांसपोर्टर टूटा,
अब मेरी गाड़ियां जो दिल्ली में, मैं ट्रांसपोर्टर हूं और मेरी ऑल इंडिया चलती है, तो मैं दिल्ली के नंबर की तो कोई गाड़ी, इन्होंने यहां तक करा कि दिल्ली में उसकी जो क्या कहते हैं नॉमिनेशन ही बंद कर दिया। जो दिल्ली में जो इनकी रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। अरे दिल्ली में जो तुम ग्रीन टैक्स ले रहे हो तो दिल्ली की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बंद क्यों किया गया? तो ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी की मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? हाँ, अब जब दिल्ली, सोचो मैं दिल्ली का ट्रांसपोर्टर हूं, अब मेरा तो काम बिल्कुल, मेरे पास किसी टाइम में 15 से 16 गाड़ियां हुआ करती थी। आज मेरे पास गाड़ियां ना के बरोबर रह गई है, क्योंकि नई गाड़ियों का परमिट नहीं मिल रहे, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। मैं बाहर से कहां से ले लूंगा? मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कि मैं हरियाणा से ले लूं, यूपी से ले लूं, या तो 2 नंबर का काम करके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाऊं, वहां से लूं। इस आधार पे तो 2 नंबर का काम खुद केजरीवाल करवा रहा है। क्या तरह आप ये कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली के ट्रांसपोर्टर है उनको दिल्ली के लिए नए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं दिए जा रहे? नहीं, ट्रांसपोर्ट को जो एक लाइट व्हीकल के जो दिए गए थे, हैवी व्हीकल का या मीडियम व्हीकल का कोई भी हमें नया परमिट नहीं दिया जा रहा। और हमें जो हमारा काम दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से कलकत्ता या कहीं भी जाती थी गाड़ी, भाई सीएनजी की सुविधा थी नहीं। हाँ। तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही। ये ऐसे करते करते दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों का भट्टा बैठ गया। आज ये कागार, मैंने अभी पीछे 3 गाड़ी बेच कर अपनी गाड़ियों की किस्त चुकाई। ये मेरी दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। अगर मेरी गाड़ियों के को रजिस्ट्रेशन यहाँ होता तो मेरी गाड़ियां और भी होती, मेरा काम नहीं छूटता। अधिकतर काम मेरा जो बाहर से रिलेटेड था, मेरा राजस्थान, अदर स्टेट का काम था, वो खत्म होता चला गया। अदर स्टेट का मेरे जो, मैं या तो बाहर की नंबर की गाड़ी लूं, हरियाणा नंबर या यूपी नंबर। मैं जब दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं दिल्ली में टैक्स देता हूं, दिल्ली सरकार को टैक्स देता हूं, और मैं अब दिल्ली से बाहर की गाड़ी कहां से ले लूंगा? इस आधार पे जो मेरा आज से 10 साल पहले या कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो पोल्यूशन के नाम पे कम से कम उन्होंने ट्रांसपोर्टरों का तो बुरा नहीं किया। अरे जब आपको ग्रीन टैक्स लेना है तो हमारी रजिस्ट्रेशन बंद क्यों करी? अगर रजिस्ट्रेशन बंद करी है तो भाई तुमने फिर ये सुविधा क्यों दी कि बाहर की डीजल की गाड़ियां दिल्ली में घुसेंगी? या तो सबों का पलड़ा बना के डीजल गाड़ियां अदर स्टेट की भी नहीं आएगी, दिल्ली की भी नहीं चलेगी। या तो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। दिल्ली वालों का डीजल गाड़ी क्यों बंद किया गया? आपका क्वेश्चन ये है कि अब मैंने इनसे पहले आरटीआई में यही सवाल पूछा तो इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, इसका कोई आधार नहीं दिया कि, और ये जवाब देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बंद करी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल की गाड़ी जो कि नेशनल परमिट की गाड़ियां बंद का ऑर्डर नहीं दिया, ये सिर्फ दिल्ली सरकार का ऑर्डर था। उस टाइम दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री के गलत सोच। पहली बात तो इनको यही नहीं पता परिवहन मंत्री को कि दिल्ली में गाड़ियां कितने प्रकार की हैं। ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए गए जिनको परिवहन के नाम पे जीरो है, बिल्कुल, जिन्हें पता ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ट्रांसपोर्टर की क्या जरूरत है, क्या चाहता है और उसे क्या मिलना चाहिए। वो उनको नजरअंदाज करता है, उसे कोई जानकारी नहीं है और वो अपनी मनमानी थोपता है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपनी मनमानी थोप कर सिर्फ अपना भला। आज से कुछ साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली में 9000 बसें थी, डीजल की बसें अदर स्टेट में जाती थी, मनाली, आप कहो हरियाणा में या यूपी में, राजस्थान में, अधिकतर लंबे लंबे सफर करती थी। आज दिल्ली सिमट कर एक कुछ हिस्से में रह गई और दिल्ली सरकार के पास खुद की गाड़ियां मुश्किल से 2-2.5 हजार रह गई है और वो अभी खत्म होने के कगार पे है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट ये बिल्कुल ही प्राइवेट करना चाहते हैं और ऐसे ही जल बोर्ड का हाल है। जल बोर्ड को निकम्मा घोषित कर दिया गया। कोई भी 4th क्लास का कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ इसमें, जल बोर्ड में कोई भी 5th क्लास का कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ। आज ठेकेदारी पर था, जो इनके वॉलंटियर या इनके स्थानीय नेता थे ना, सारा कुछ उनके हाथ में देकर और बंदर बाट में लगे हैं। जैसे कि आपने जानकारी है आपको, तो मैं एक जानकारी बता दूं। जल बोर्ड के पास में एक विधानसभा में 8 से 10 मान लो या 15 लोग सीवर ब्लॉकेज खोलने के लिए हैं और क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 8-10 लोगों के स्टाफ में सीवर ब्लॉकेज खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी भी मेरे पास में बिगर
ऑन कैमरा तो वो डरते हैं बोलने से, ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हम पे स्टाफ नहीं है, हम ब्लॉकेज खोल नहीं पाते, कंप्लेंट है 15-15, 20-20 दिन तक पेंडिंग रहती है, हम क्या करें, हम पे स्टाफ नहीं है, हमें इसलिए ये ब्लॉकेज खोलने में टाइम लगता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जल बोर्ड के अधिकारी काम करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ रोक दिए जाते हैं। किस लिए? नेताओं को अपनी बंदरबाट करनी है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कुछ क्या अधिकतर 99% नेता भ्रष्ट है। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था, जो सफाई कर्मचारी है जो सीवर ब्लॉकेज खोलते हैं उनका स्टाफ बहुत कम है। वो और इसी वजह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इनका, जो वाटर सप्लाई की मेंटेनेंस देखता है, उस पे भी स्टाफ कम है। वो जहाँ पर गंदे पानी की समस्या होती है वो उसे ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे, वो गंदे पानी की सप्लाई का स्रोत नहीं ढूंढ पा रहे। कई सालों से ढूंढने के बाद भी गंदे पानी आ रहे हैं क्योंकि उन पर स्टाफ जरा सा है, वो एक जगह खोदता है दूसरी जगह पता नहीं चलती, और ये लगभग कई सालों से वो फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। उन्हें आज तक गंदे पानी का स्रोत नहीं मिल पाया उसके बारे में, या फिर जो ब्लॉकेज के लिए जो स्टाफ कम है, आप क्या कहना चाहेंगे कि नए कर्मचारी भर्ती किए जाए जिससे कि गंदे पानी की जो पानी की समस्या घरों में पीने में आती है, पीने के पानी में जो गंदा पानी आ जाता है वो समस्या है, या सीवर ब्लॉकेज की जो समस्या है उसके अंदर आप सफाई कर्मचारी जो होते हैं सीवर के अंदर काम करते हैं उनकी भर्ती हो जाए तो इस क्षेत्र को या पूरी दिल्ली को कुछ सुविधा मिलेगी या नहीं? देखो, पहले दरअसल साथ के साथ हर साल इनकी भर्ती हुआ करती थी। अब कोई सीनियर होता था, सीनियर को पूरे इलाके के बारे में पता होता था कि हमारी लाइनें कहाँ डली हुई है। उसके बाद कोई जूनियर आ जाता था तो जूनियर उसके साथ लग के सीखता रहता था इस इलाके की लाइनें कहाँ डली हुई है। तो इस आधार पे जब सीनियर रिटायर होता था तो जूनियर उस काम को संभाल लेता, वो भी सीनियर के आधार पे, उसके बाद दूसरा भर्ती हुआ। लेकिन अब जो कर्मचारी हैं, जो सीनियर कर्मचारी, सारे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। आज इनके पास कोई भी स्टाफ जो कि लाइनों का जानकार ना के बरोबर बचा है, एक इक्का दुक्का है, वो कहाँ तक करेगा। और वही स्टाफ अगर किसी एक कंप्लेंट पे चले जाता है तो उसे सुबह शाम तक लग जाती है। दिन में करीब 15 कंप्लेन है तो 14 बैलेंस बच जाते हैं, अगले दिन फिर तैयार हो जाते हैं 2-4 कंप्लेन। पहले इतना स्टाफ होता था कि मेरी नॉलेज में आज से 20 साल पहले एक स्टोर से 2 से 3 टीम चलती थी, और 2 से 3 टीम शाम तक की सारी कंप्लेंट निपटाकर पूरे एरिया को स्वच्छ कर देती थी। सर, अब हदार ये अब यहाँ तक पहुंच गई है जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है और ठेकेदारों द्वारा बंदरबाट की जा रही है, तो इस आधार पे वो काम ना के बरोबर कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा। जो सीवर ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। वाटर सप्लाई की जो सप्लाई है वो सप्लाई लाइन मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जगह जगह लीकेज रहती है, फॉल्ट हो जाते हैं तो पानी बहता रहता है, और उस जहां से लीकेज होते हैं वहीं से गंदे पानी की खिंचाव शुरू हो जाते हैं। जगह जगह लाइनें फूटी नजर आती है, आपने भी देखी होंगी और मैंने भी देखी। मैंने कई बार जल बोर्ड को वीडियो भेजी भी है और उन्होंने उन लीकेज को ठीक भी करा, ये तो है, मगर लीकेज इतने होते हैं कि वो सारों को मेंटेन नहीं कर पाते इन्होंने। और एक बात और मैं पूछना चाहता था, मैं इस समय खानपुर जजे कॉलोनी में बैठा हूँ डिस्पेंसरी के साथ में। यहाँ पर लगभग 2 से 6 महीने के बीच में मैंने बहुत सारी वीडियो चलाई थी आपके यहाँ की गंदे पानी की समस्या को अफसरों के ध्यान में आने के बाद में उन्होंने अभी काम हुआ है, नीचे वाले अफसरों से जवाब तलब किया, और उससे जब उन्होंने विधायक साहब से बात की, विधायक साहब ने उस फंड को कहां तक खर्च किया है और ये लाइनें कहां तक कंप्लीट हो चुकी है और कितनी बाकी हैं। देखो, मेरी जानकारी के अनुसार हमारी कॉलोनी में विधायक ने 1 रुपया भी नहीं लगाया अपने फंड से तो 1 रुपया नहीं लगाया। ये सभी पैसा जल बोर्ड अपने फंड से लगा रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, मगर आपको ये जो लाइन पूरी पढ़नी थी जो पढ़ गई या नहीं, अभी अधूरी है। पूरी कॉलोनी में जो बदली जानी थी जिससे गंदा पानी रुक जाता, वो है अभी काम अभी अधूरा है। वह जान करके इधर के विधायक ने रुकवाया है। यहाँ तक कि जो खुदने के बाद गलियों की मरम्मत होती है, उसके ऊपर आरसीसी डलती है, वह भी रुकवा दी गई थी। वह ये बोला गया कि अभी मेरे पास ऐसे पोलिंग टाइम आएगा जब करना। हाँ, इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन में आज ही आपने देखा होगा, आज तारीख है क्या 1 तारीख, अभी आरसीसी होते हुए मैंने गाड़ी देखी है। तो अभी इलेक्शन के टाइम में होना था, जब
6 महीने से ये टूटी फूटी पड़ी है, कुछ जितनी जब से डली है लाइन, इतने दिनों से काम क्यों नहीं हुआ? पर उसे दिखाना था कि हम विधायक फंड से कोई काम हो रहा है। ये विधायक फंड से नहीं है, ये जल बोर्ड के फंड से हो रहा है। जो जल बोर्ड के अधिकार में जो फंड आता है उससे दिल्ली सरकार परिवहन विभाग को, जल बोर्ड को, जो भी इसके अधीन विभाग आते हैं उन सबको बराबर बराबर फंड देती है, अपने हिस्से का फंड देती है। लेकिन जल बोर्ड, ये जो नए विधायक बने ये भूल जाते हैं कि विधायक फंड अलग होता है, उसको अपनी बंदरबाट में इस्तेमाल करते हैं। अब जल बोर्ड की एक और बताता हूं। जल बोर्ड में अधिकारी तो काम करना चाहते हैं, ऐसे नहीं अधिकारी काम, क्योंकि अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है एक जायज है, लेकिन अधिकारी को रोकता है आम आदमी का नेता कि कुछ टाइम काम करो, जब इलेक्शन आए उससे पहले काम करने के लिए उनकी टांग खींचता है। वो ये आप कहना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब मैं कहूँ काम करो और जब ना कहूँ तो मत नहीं करो। हाँ। कि मेरी मर्जी से काम होगा, जनता की मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, जो मैं चाहूँगा वो हो और उसके अलावा कुछ ना हो। जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई काम नहीं होना चाहिए, जब पब्लिक परेशान होती रहे। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पब्लिक को दुखी करने में विधायक क्या चाहते हैं, या आम आदमी के जो नेता ये चाहते हैं, जब तक पहले ये होता था कि पुरानी जो भी सरकारें रही ये हुआ था, जल बोर्ड बनने से पहले ये होता था कि जब दिल्ली सरकार में बीजेपी आई तो उन्होंने जल बोर्ड का गठन किया। लेकिन मैंने ये देखा उस दौरान अधिकारी इतने दिल लगा के काम करते थे, कभी ये समस्याएं बाई चांस आती है, एक आध दिन की तो सब हो जगह रहती है भाई, जब होगी नहीं समस्याएं तो ये कर्मचारी क्यों रखे जाएंगे? कर्मचारी रखे इसलिए जाते हैं कि वो हमारा समस्या का समाधान करे। लेकिन समाधान करने से रोकने के लिए ये एक ऐसी पार्टी आई जिसने अधिकारियों को, कर्मचारियों को रोका। और दूसरी बात, इन्होंने नई भर्ती ही नहीं करी और कहते हमने इतनी नौकरी दी, एक नौकरी इसने नहीं दी। जो पुराने कर्मचारी थे उनमें से कुछ पक्के कर दिए गए और एक नौकरी इसने नहीं लगाई। सिरे से नई भर्ती कोई नहीं, 4th क्लास और 5th क्लास में एक भी भर्ती नहीं हुई। जो लेबर क्लास है वो बेचारा बिल्कुल जीरो है। आज जल बोर्ड के पास एक भी 4th और 5th क्लास का, 4th क्लास का 5th क्लास का कर्मचारी नया नहीं है। कारण है इनकी बंदरबाट। ये इसको प्राइवेटकरण करना चाहते हैं, इसको कुछ ही दिनों में जल बोर्ड को प्राइवेट कर दिया जाएगा, ये मेरी नॉलेज की बात है। आपने जब ये बात कही है, जो वाटर एटीएम है वहां पर 20 लीटर की बोतल 2 रुपए की दी जाती है। ये क्या जल बोर्ड का प्राइवेटीकरण शुरू नहीं हो चुका है? देखो जी, 20 लीटर की नहीं, 1 लीटर की बोतल जो मैं वाटर एटीएम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड ने शुरू करा है, जहाँ के ऊपर होर्डिंग में लिखा होता है BSES, शुद्ध जल के लिए वाटर एटीएम। जी, हम तो जमीन का पानी पीने वाले थे, पीते ही रहे, अभी तक ट्यूबवेल का पानी आता। लेकिन कुछ सालों से ये हमारे सीवर की समस्या ऐसी हो गई है, सीवर उबलते रहते हैं, सीवर की सफाई नहीं होती, सीवर जो पहले के मैन होल जो डाउन हो गए हैं, इस वजह से हमारे जो गंदा पानी है, कई लाइनें ऐसी टूट फूट गई है, उनकी दोबारा जो बदलाव होना था, जो जानकार तो रिटायर हो गए, नए अधिकारियों को पता नहीं है, नए कर्मचारियों को पता नहीं है। कर्मचारी तो पहले तो नया है ही नहीं, फिटर जो A क्लास फिटर वो जब बनते हैं, जब एक मजदूर लेबर क्लास का आदमी लगता है, फिर वो फिटर बनता है, फिर A क्लास का फिटर, ऐसे उनको पदोन्नत होती जाती है और उनको जानकारी अच्छे कारीगर बन जाते हैं। अब उनकी भर्ती ही नहीं हुई तो वो क्या बनेंगे? राजू जी, आपको जानकारी नहीं है कि वाटर एटीएम के नाम से दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ NGOs को जल बोर्ड में वाटर फिल्टर करके बेचने की छूट दे दी गई है। वो 20 लीटर की बोतल 2 रुपए की बेचते हैं, जब डिमांड बढ़ जाती है वही बोतल 5 रुपए की भी बेचते हैं। मेरे पास ऐसी भी वीडियो मौजूद है, ऐसी एविडेंस मौजूद है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ऐसी जानकारी है। मेरे पास वो दोनों वाटर एटीएम जो अंबेडकर नगर और देवली विधानसभा में काम कर रहे हैं, मुझे उन वाटर एटीएम की जानकारी है। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जल बोर्ड बाकायदा 1000 लीटर जो 100 लीटर पानी 10 रुपए का देता है। 100 लीटर पानी 10 रुपए का देता है। 30 लीटर पानी 30 रुपए में 300 लीटर देता है। ये जानकारी जल बोर्ड बाकायदा अपने दुकान से जो उन्होंने क्यूसेक खोले वहां से बेच रहा है
वहां से लोग कंधे पे रख के लाते हैं या मोटरसाइकिल पे लाते हैं या रिक्शे में लाते हैं, वो पानी की बिक्री शुरू हो गई है। और वहां से खरीद के लाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट और करना पड़ता है उस पब्लिक को। वो पानी 2 रुपए का ना होके 10 रुपए 15 रुपए की बोतल बैठती है। कम से कम 50 रुपए का पानी बैठता है। आप पूरा देखो ना उसे। हाँ। कोई 20 लीटर की बोतल लेकर कोई महिला या कोई भी इतनी दूरी से बिगर रिक्शे के नहीं आ सकती। 50 रुपए की बैठती है कम से कम वो बोतल, कम से कम। और वही पानी अगर जल बोर्ड ये नेता चाहे, जो टैंकर, जो स्टील के टैंकर लगे हुए हैं, उनको लाके अगर खड़ा भी कर देना है कॉलोनी में कि सुबह शाम तक तुम्हारा ये खड़ा रहेगा, पीने का पानी भरो इसमें से, तो हमारा बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगा वो पानी। जैसे कि आपने और मैंने आपको जानकारी दी कि भैया इस तरीके से हो रहा है। हाँ। क्या वाटर एटीएम के नाम से जल बोर्ड को प्राइवेट करके पानी बेचने की नई स्कीम तो तैयार नहीं की है जल बोर्ड ने और दिल्ली सरकार ने? और इसके लिए जो पाइपलाइन जो शुद्ध जल की बात कही गई थी कि नल से जल ओक करके मैं भी पीऊंगा और आप भी पीना मेरे साथ, नल से शुद्ध जल दूंगा और ओक करके पीना, मैं भी पीऊंगा आप भी पीऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्या वो बात नल से जल वाली सिद्ध कभी होगी या नहीं, या फिर हमें वाटर एटीएम जैसे क्यूसेक से पानी खरीद के पीना पड़ेगा? देखिए, जब तक केजरीवाल जी बंदर बाट ना खत्म करे ना, जब तक मुमकिन ही नहीं है। ये हमें इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि या तो दिल्ली छोड़ दो या पानी अपना खरीद के पियो। आने वाले टाइम में दूध से महंगा पानी बिकेगा। दिल्ली में ये ही रहा तो दूध से महंगा पानी बिकेगा, और यही केजरीवाल की आने वाली नीति है। क्या मतलब ये पाइपलाइन से साफ पानी इसलिए देना नहीं चाहते कि अगर पाइपलाइन से पानी साफ मिलेगा तो वाटर एटीएम से पानी खरीदने कौन जाएगा? क्या इसके पीछे ये भी एक कारण है गंदे पानी की सप्लाई का? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एटीएम, ये वाटर एटीएम लगाने में ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उसके जगह अगर पूरा आप एरिया और उसके प्लांट देखोगे ना तो करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है। वो क्यों भाई? इतना पैसा लगा के आप पूरे एरिया की जो लाइनें चेंज कर दो तो उनको तो जो नहाने का पानी भी, जो पीने के पानी से जो आप पीने के लिए दे रहे हो, वही स्वच्छ पानी नहाने में भी यूज हो जाएगा। पीने के साथ साथ नहाने में भी वही पानी यूज हो जाएगा। आज हमारा जो आज इतना गंदा कर दिया इन्होंने एरिया, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि अगर टैंकर जाता, संगम बिहार की बात देख लो, टैंकर जाता तो अपने एक वॉलंटियर को खड़ा कर देंगे, वो 20 रुपए ड्राम भराएगा। 20 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का है। अरे 20 से 40 अब तक 35 पहुंच रहा है, 20 से 50 रुपए तक पहुंचा कई जगह। तो एक ड्राम 200 लीटर ड्राम 20 से 50 रुपए तक भरा जाता है। और फिर सिर्फ उस गली का आधा जो पैसा इकट्ठा होगा, वह आधा हिस्सा तो चला जाएगा एमएलए के पास और आधा हिस्सा चला जाएगा उस वॉलंटियर के पास जो उसकी पूरे साल फिर इलेक्शन सेवा करता है। और फिर बाद में उसकी जो इलेक्शन के टाइम पे उसकी जो झंडा उठा के घूमेगा उसका। इस आधार पे इसने काम करा कि सभी वॉलंटियर को भाई या तो नौकरी लगाए। अब नौकरी उसने सारी छीन ली तो अब क्या करे? अब उसने उन वॉलंटियर को यह काम दे दिया, तुम ब्लैक में पानी बेचो, या तो पानी बेचो और या फिर ऑटो रिक्शा वालों से पैसे इकट्ठे करो, या फिर आप रेडी वालों से करो। रेडी पटरी अधिकतर से उसके वॉलंटियर उगाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये डीटीसी जैसे इन्होंने फ्री चलाई, फ्री में डीटीसी महिलाएं फ्री। अरे महिलाओं की आधी टिकट कर देते, उससे आधी टिकट से कम से कम एक कर्मचारी की तनख्वाह निकलती। और डीटीसी में कुछ बसें तो नहीं आती। सर आप कह रहे हो कि डीटीसी में महिलाओं के लिए बस फ्री है, मगर बस होगी तो फ्री है। अरे बसें आती ही नहीं, ग्रामीण महिलाएं परेशान है। प्राइवेट जो व्हीकल है उसमें फिर सवारी ढोई जाती है। ऐसे ही चल रहा है दिल्ली में, जहाँ पे 10 से 12,000 बसें होती थी, वहाँ पे अब सिर्फ 2,500 बसें हैं जो दिल्ली सरकार ने। मैंने कई बार देखा है डीटीसी बसों में बैठा होता हूँ तो मैंने देखा है कि अक्सर जहाँ पर महिलाएं अधिक होती हैं ड्राइवर और रोकता ही नहीं है उस बस को। जहाँ पर स्टूडेंट और महिलाएं होती है बस ही रोके जाती है।
और भाना ये होता है कि हमारी सीटिंग पूरी हो गई। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। वो भाना ये मारते हमारी सीटिंग पूरी हो गई। और सुनो, क्या पहले डीटीसी में पब्लिक भर के नहीं चलती थी? जब आप बसें ज्यादा कर दोगे तो अपना आप ही सीटिंग और सवारी भीड़ कम हो जाएगी। आज आप रोड पे सुबह सुबह खड़े हो जाओ तो कम से कम 1000 आदमी रोड पे बसों के इंतजार में खड़ा रहता है। उसको ट्रांसपोर्ट मिल नहीं पाती कोई। जहाँ पे 9 बजे पहुंचना होता है ना, वो जाके 10-11 बजे पहुंचता है। मैं खुद डीटीसी में सफर करने वाला आदमी था, आज मजबूरन मुझे अपने व्हीकल लेना पड़ा, जिससे इनके हिसाब से पोल्यूशन भी होता है। अगर डीटीसी सर्विस सही देगी तो हम ट्रांसपोर्ट में सफर करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। और लो फ्लोर जो बसें आई, गरीब आदमी है ना, फट्टे पे बैठ के सफर करना पसंद करेगा कि उसे सुविधा तो मिल जाए। जब एक एक बस में भीड़ भड़क्का घुस घुस के सफर कर रहा है, उससे अच्छा तो फट्टा लगा दोगे ना लकड़ी का, तो और खाली मिल जाएगी बसें, तो उस पर भी सफर कर लेगा। आए दिन तो ये लो फ्लोर बसें जो है वो खराब इनके कारण पूरे में जाम लगा रहता है, जब मर्जी खराब हो जाती है। क्या फायदा? राजू टाक जी, पिछली सर्दी में डीटीसी बस में आग लगी अलकनंदा रविदास मार्ग के आगे, और इस तरह की घटनाएं गर्मी में भी हुई और सर्दी में भी हुई। गर्मी में तो ये कह दिया गया था कि भाई बरसों में हीट ज्यादा हो गई गर्मी की वजह से, मगर सर्दी में कौन सी हीट हो गई थी? ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आग लगी, वो कौन सा तर्क था और क्या कारण रहेगा उन बसों में आग लग रही है? क्या उनका जो समय था 15 साल, उसके पूरे होने के कारण वो उनमें वो क्षमता नहीं बची थी बैटरियों में, और जो बस की क्षमता थी कि हीट सहने की वो खत्म हो चुकी थी, और बार बार आग लगने का कारण ये तो नहीं था। इसकी जो कैपेसिटी ओनली 35 सीटर है। अब जब बसें नहीं आएगी और उसमें 150 पौने 200 सवारी भेड़ बकरी की तरह बढ़ दी जाएगी, तो ओवरलोडिंग होने की वजह से वो लो फ्लोर बस इतना ओवरलोड नहीं झेल पाती। अब इससे आग नहीं लगी तो बसों में क्या होगा? तो सर मेंटेनेंस हम अपनी गाड़ी लेते हैं, तो हर महीने उसका मेंटेनेंस कराते हैं। ये कोई गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा तो आग तो लगनी है। इसका एक ठेका टाटा मोटर को एक प्राइवेट डीलर को दे दिया गया, जिसके तहत मेंटेनेंस नहीं होता, ओनली फॉर्मेलिटी पूरी होती है, मेंटेनेंस नहीं होता। फिर सुन लो, मेंटेनेंस के नाम पे हर रोज का हजारों रुपया पर बस पे दिया जा रहा है। इससे सस्ती तो हमारी किसी और गाड़ी चलाओगे ना वैसे तो वो 42 सीटर वो बहुत ही सस्ती पड़ी। जितना ये मेंटेनेंस में देते हैं उससे सस्ती तो इनको गाड़ी वैसे मिल जाएगी। सर टाटा वालों से कॉन्टेक्ट है, टाटा मोटर से नहीं है। आपने बहुत सारी देखी मोटर से लगातार पिछली सर्दी में भी आग लगी और लगातार बसों में आग लग रही थी। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने मजबूर होकर कुछ बसें दिल्ली सरकार को दान दी थी, और उस दान का भी प्रचार ये किया गया कि दिल्ली सरकार ने दी दिल्ली को नई बसें। क्या ये सच है? क्या ये बिल्कुल प्रचार ही ये किया गया। उन्होंने सच्चाई तो लिखते ही नहीं, हमेशा सच तो बोलते ही नहीं। सच जब से केजरीवाल ने आए हैं, इन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। एक भी ऐसी बात नहीं है जो कि केजरीवाल ने आज तक सच बोली हो। आप छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात है मेरी नॉलेज में, कि इन्होंने अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे एक इल्जाम लगाया था, इन्होंने क्रिकेट के बोर्ड में रहते हुए एक घोटाला किया। अब और इनके तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, हिंदुस्तान के सब में बड़े वकील केस लड़े, जेठमलानी जी, राम जेठमलानी जी इनकी तरफ से वकील थे। हिंदुस्तान के सब में बड़े वकील होने के बावजूद ये केस हार जाते हैं। कारण पता क्या है? जब जेठमलानी जी ने इनसे बोला कि भाई जिस आधार पे आपने मुझे सबूत बताए थे, मैंने उस आधार पे इन पे भ्रष्टाचार का केस डाला। जब कोर्ट में इन्होंने सबूत मांगे गए, कह रहा हमने तो सुनी थी बातें। अब क्या बोलते हैं? उसके तहत अरुण जेटली जी ने इन पे मानहानि का दावा किया। आज ये अरुण जेटली जी की दया के ऊपर मुख्यमंत्री है, नहीं तो सजा यातना मुजरिम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। अब जब राम जेठमलानी जी से पूछा गया कि दोबारा आपके पास कोई केस लेके ये आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो आप क्या उनका केस लड़ोगे? कह रहा है, कहा गया कि मैं उसे अपने जूते से मार के बाहर निकालूंगा अपने ऑफिस में से।
जूते से। मेरे को लग रहा है कि जब भी टाट खुजाते हैं तो उनके जूते का गोबर ढूंढते होंगे। जब भी केजरीवाल जी अपनी टाट में देखते हैं, अक्सर देखा आपने टाट खुजाते हुए कि वो क्या देखते हैं कि उनके जूते तो नहीं पड़े जेठमलानी जी के। अब वजह क्या है कि अगर एक भी सच होता तो आज शीला दीक्षित भी जेल में होती, उनके लड़के भी जेल में होते। अधिकतर कांग्रेस जितने भी इसने लगाया कि ये बैग भर भर के मेरे पास सबूत है, आज वो बैग कहाँ गया? वो क्यों नहीं खुला? संपत्ति भी सील। वो तो ये कह रहे थे बक्से भर के सबूत। बक्से भर के आज भी एक भी सबूत उनके पास नहीं है। और उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो देश से गद्दारी कर ले। जब से पंजाब में उनकी सरकार आई है तभी खालिस्तान का मुद्दा उठा। आप ये देखो, खालिस्तान का मुद्दा कांग्रेस की सरकार में नहीं उठा, बीजेपी की सरकार में नहीं उठा, क्योंकि इनको पैसा मिला खालिस्तानियों से, ब्रिटेन से और कनाडा से, और जो पाकिस्तान में जो इनके आतंकवादी है खालिस्तान। क्यों? एक बात सोचो ना कि खालिस्तान में क्या ऐसा क्या कर, सारे के सारे खालिस्तानियों ने इनको भर भर के पैसा भेजा। आज ये इनकी डिटेल नहीं देते, खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। और आने वाला वक्त ये है कि तोड़ना चाहते हैं देश को। आप देखा है सीमावर्ती राज्य में ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? सीमावर्ती जितने भी उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, ये सीमावर्ती राज्य है इनको, क्योंकि ये एक हिस्सा देश से तोड़ने के चक्कर में कि उसका मैं पीएम बन जाऊं। ऐसा ना देश की जनता होने देगी ना होगा। राजू जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत अच्छी बातें कही, कुछ ज्यादा जोश में आके कुछ आपने तेज तर्रार बात कह दी है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं माफी नहीं चाहता। मैं भैया की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जूते की गोबर ढूंढ रहे हैं या जूते मारे जाएं। नहीं बोला गया, राम जेठमलानी जी का बकायदा ये इंटरव्यू लिया गया आपकी अदालत में, जो आप चेक कर लेना। उन्होंने ये बोला मैं जूते से मार के निकालूंगा, अगर मेरी बात झूठ निकले तो जो कहे वो मुझे मंजूर है, ठीक है, और नहीं तो वो अपने जूते का गोबर ढूंढते ही रहेंगे। धन्यवाद राजू टाक जी, आपने मुझे आधा घंटे से अधिक का समय दिया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं सुभाष, दिल्ली।